हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर चैनल लीगल एडवाइस बाय आर के सिंघल। आप सभी लोगों का लीगल एडवाइस बाय आर के सिंघल चैनल और लॉ कंपटीशन क्लासेस ऐप में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार सिंघल है और हम जो है यूजीसी नेट के लिए, जुडिशियल सर्विसेज के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए स्पेशली लॉ को फोकस करते हुए क्लासेस लेते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स जो है इससे सही गाइडेंस को प्राप्त करें और जो है अपने करियर में जो है मतलब आगे बढ़े, है ना। तो आज उसी सीक्वेंस में अभी यूजीसी नेट जून 2024 का जो री एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट आया है। तो अभी उसी क्रम में हमारे साथ आदित्य भारती जी हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं और इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ को क्वालिफाई किया है। ही हैज स्कोर्ड 232 मार्क्स आउट ऑफ 300 एंड हिज परसेंटेज इज 99.969, है ना। तो आदित्य भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में, आज के इंटरव्यू में। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा अपना शॉर्ट इंटरव्यू बताएं कि आपने बीकॉम कब किया, आपकी डिग्री क्या है, एलएलबी कब किया, एलएलएम कब किया, कहाँ से किया और कहाँ के आप रहने वाले हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वेलकम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और पहले बात तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मतलब ऐसे इंटरव्यूज जब हमारा नहीं हुआ था तो हम देखते थे लोगों के। तो उस टाइम भी एक मोटिवेशन था कि कभी निकलेगा तो इस तरीके से हम हमको भी बताने का मौका मिलेगा कुछ। और आज जब है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम तो आपने जैसे बताया, मेरे पास मैंने बीकॉम और सीएस की परीक्षा एक साथ पास करी। उसके बाद मैंने कुछ समय काम किया और उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया अपना एलएलबी कंप्लीट करने। वहाँ से एलएलबी कंप्लीट करी, फिर मैंने लॉ फर्म में मैं काम कर रहा था, तो मेरा हमेशा इंक्लिनेशन एकेडमिया की तरफ था, जिसकी वजह से मैंने एलएलएम का एंट्रेंस दिया। फिर मैं अपनी मास्टर डिग्री के लिए एनएलयू जोधपुर चला गया। वहाँ पे मैंने मास्टर्स की पढ़ाई करी। एंड सही बताऊं तो तब मुझे पहली बार पता चला कि एक नेट का पेपर देना होगा अगर एकेडमिया जाना है, क्योंकि मैं बहुत इंडस्ट्री स्पेसिफिक रहा पहले से। मेरी फैमिली उस तरीके की है जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो वहां से फिर मैंने पता किया कि अच्छा ऐसा नेट का पेपर है, और देखा तो बहुत कोई था, ऐसा लग रहा था कि नदी है, किससे पढ़ना है किससे नहीं पढ़ना है। फिर देखा कि लॉ में तो खाली आप ही हैं कि जो पढ़ाते हैं यूजीसी स्पेसिफिकली, यानी लॉ को सेंटर पॉइंट रखते हुए। थोड़ा मोड़ा तो शायद बहुत कोई पढ़ा रहे होंगे, तो वहां से फिर मेरे को आपका पता चला। वहां से नेट की एक जर्नी चालू हुई और फॉर्चुनेटली इस अटेम्प्ट में मेरा नेट और जेआरएफ निकल गया। तो आदित्य जी, ये और बताइए कि जो आपने नेट और जेआरएफ जैसे आपने कहा इन शॉर्ट कि भाई मेरा निकल गया, तो क्या इससे पहले आपने ये एक बार पहले भी कोई अटेम्प्ट दिया है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और थोड़ा कितना समय हाँ ये आपको लगा इसको क्वालिफाई करने में, कितना समय आपने डिवोट किया, इसके बारे में थोड़ा माइंड इसको। हाँ बिल्कुल, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट तो जब मैं मास्टर्स कर रहा था तभी था, जब लास्ट ईयर पहला अटेम्प्ट मैंने दिया। तो वो मैंने पढ़ाई के साथ साथ दिया था। मास्टर्स की अपनी एक पढ़ाई होती है जिसका रिलेशन नेट से कम रहता है, और मैंने कॉरपोरेट में मास्टर्स किया है। तो जहाँ तक है बिल्कुल ना के बराबर आपकी सिमिलरिटी है सिलेबस में। तो उस समय तो मेरा 2 नंबर से कट ऑफ में रह गया उसके। लेकिन इस बार मैंने एक फुल डेडिकेशन के साथ स्लॉट निकाला, क्योंकि मास्टर डिग्री खत्म होने पे थी। उसके बाद की टोटल डेडिकेशन से मुझे लगता है नेट में काफी अच्छा समय चाहिए आपको अगर पढ़ाई करनी है पूरी, क्योंकि एक तो लगभग सब कुछ ही है सिलेबस के अंदर, ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है, चाहे कॉर्पोरेट हो प्रोसीजरल हो, सब कुछ ही ये पूछते हैं उसके अंदर। तो अटेम्प्ट तो मेरा दूसरा था। समय मैंने जब अच्छे से फोकस माइंड के साथ जब मैंने पढ़ाई करी इसकी, तो रिजल्ट्स बेटर हुए। तो कितने घंटे आपने डेली इसमें अपनी पढ़ाई के लिए दिए, और दूसरी बात, जो क्लासेस हैं वो आपके लिए किस तरह से यूजफुल रही, आपने नोट्स वगैरह किस तरह प्रिपेयर किए, क्योंकि जो नया लर्नर है वो ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि हमें कितना समय पढ़ना चाहिए। देखिए, ये जो एक स्टेज होती है लाइफ की, उसमें एक होता है कि कई बार प्रेशर ये भी होता है कि आप कुछ काम करो, वर्किंग की अपने माइंड में भी होती है ना। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं हम्म। कि कितना समय देना चाहिए एक नए लर्नर को अगर उसे स्टडी करनी है। दूसरा, क्या आपने सारी यूनिट्स को एक साथ स्टडी किया या कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स पे आपने ज्यादा कंसंट्रेट किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, मैं कुछ सीक्वेंस में कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा इसमें कि कैसे सर की क्लासेस, कैसे नोट्स और कैसे समय मैंने अपने लिए बनाया। तो पहली बात तो मैं एग्जिजरेट नहीं करूंगा समय में बिल्कुल भी कि मैं कुछ ज्यादा बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अगर सच सच बताऊं तो भी मैं 8 से 9 घंटे के करीब अपने लगाता था दिन के अंदर। यानी जब मेरे पास पूरा समय था तो सुबह से लेकर शाम तक के लिए
जो भी आपका है, अगर आप रात को पढ़ते हैं तो रात को, सुबह पढ़ते हैं दिन में पढ़ते हैं, लेकिन करीब करीब मुझे लगता है कि आपका 6 आवर्स तो मिनिमम आपको देने ही चाहिए, क्योंकि पेपर भी दो है आपके पास। और एक जो स्पेशल पॉइंट, मतलब मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वहां पे थोड़ा समझने करने का वैसा रहता है मेरे को। जो शौक, पहले मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया जिस चीज को नेट में, कि यहाँ पे आपको चीजें याद करनी होगी जब सीक्वेंस में पूछे जाएंगे, क्रोनोलॉजी में पूछे जाएंगे। क्योंकि तब मैंने जब देखा कि वो फैक्ट कि ये आएंगे एग्जाम में, आप चाहे कितना भी इससे परेशान हो, आपको लगे ये लॉजिकल नहीं है कि 1800 के टॉर्ट के केसेस पूछ लेना, लेकिन वो एग्जाम में आएंगे। तो आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें इस चीज को। और ये मुझे सर के क्लासेस से समझ आया कि मैंने कुछ पढ़ाइयाँ करी हैं, लेकिन जो मैंने चीज समझी कि जो अप्रोच जब तक आप नहीं पकड़ पाएंगे कि किस पेपर में किस अप्रोच के साथ पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो आपको वो सिलेबस बता ही दिया गया है, लेकिन जिस टाइम आपको अप्रोच पता चल जाएगा कि भाई मुझे इस पेपर को इस माइंडसेट से लेना होगा, उस दिन आपके लिए चीजें क्लियर हो जाती है। मेहनत भी हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में बदल जाता है जब हम अप्रोच समझ जाते हैं। तो सर के क्लास से जो मेरा मेजर बेनिफिट था कि मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि सर ने जब क्लास भी लेते हैं तो सर साथ साथ में ईयर लिखाते रहते थे। तो जब मैंने शुरुआत करी केसेस में तो मुझे लगा ये कैसे हो सकता है कि केसेस के ईयर याद करने होंगे, ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ना जाने कितने केस है कितना एक्ट है। लेकिन कुछ समय क्लास लेने के बाद मैंने ये रियलाइज भी कर लिया और एक्सेप्ट भी कर लिया कि मुझे केसेस देखने होंगे। और जब आप खुद यानी सवाल लगाएं, तभी आपको सर की तरह ही उसमें ईयर लिखते जाना चाहिए। नहीं पता तो एक बार वापस जाएं, देखें ईयर कौन सा था, जो ऑप्शंस के जो भी केसेस हैं। आपका आंसर तो एक होगा लेकिन 3 केस और है वहां पे, तो आप उसमें ईयर लगाएं अपने कि कौन से ईयर हैं, क्रोनोलॉजी समझें और कॉन्टेक्स्ट समझ लें कि ये केसेस कब आए थे। इस तरीके के अप्रोच जो सर की स्पेसिफिकली क्लासेस थी वो मुझे जब समझ आई, तो टाइम तो मैं लगा ही रहा था, अप्रोच जब समझ आ गई। और फिर नोट मेकिंग, मतलब जो मैंने तो ये मेरा रहा है कि जब तक आप लिखेंगे नहीं खुद के हाथ से, तब तक आपके लिए ये बहुत ही ऊपरा ऊपरा प्रिपरेशन होगी। आपको लगेगा कि सर की क्लास में जब आप सुन रहे हैं तो आपको सब आ रहा है, लेकिन अगर आपने हाथ से लिखा नहीं। और नोट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है, एग्जाम में सर शायद जब 6 घंटे पहले आपके साथ सर ना होंगे कि वो आपको वापस से करा दे, तो आपके नोट्स आपके साथ होंगे। मैंने डिटेल में लॉ के हर एक बेयर एक्ट से, सर की क्लासेस से नोट्स बनाए, जो मेजर केसेस है उनकी क्रोनोलॉजी लगाई। जिस भी पैटर्न के सवाल बनते हैं, कि चाहे क्रोनोलॉजी हो, चाहे ईयर वाइज हो, चाहे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जज हो, इस तरीके। तो आदित्य बाती जी ने बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताई कि भाई उन्होंने हार्ड वर्क भी किया, जैसे उन्होंने कहा कि 6 से 8 घंटे उन्होंने डेली अपनी पढ़ाई की है, और इतनी वो मानते हैं कि इतनी रिक्वायरमेंट है इस कंपटीशन को देने की। दूसरी, आदित्य बाती जी ने बहुत अच्छी बात ये बताई कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी आपको करना होता है, आपको एक अप्रोच के साथ में काम करना होता है कि किस तरह से पेपर ड्राफ्ट करता है जो एग्जामिनर है। तो जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अपने पेपर को। तो उन्होंने कहा क्रोनोलॉजी जिस तरह से एग्जाम्स में आती है, तो उसके लिए जरूरी है कि क्वालिटी एजुकेशन को आप जो है ज्वाइन करें, जिस तरह से पेपर का अप्रोच है उसी तरह से आपने नोट्स प्रिपेयर करें। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अपने हाथ से नोट्स को बनाएं। जब तक आप अपने हाथ से नोट्स को नहीं बनाओगे, और वो जो नोट्स हैं आपके सबसे ज्यादा काम आएंगे जब आप एग्जाम के पॉइंट पर खड़े हुए होंगे, और एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपको सब कुछ पढ़ना होता है ना, रिवाइज करना होता है। तो वो उनके बहुत ज्यादा काम है ना। तो आदित्य भारती जी ये और बताएं, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका सेकंड अटेम्प्ट था, इट मीन्स कि कम से कम 8 महीने या 12 महीने लगते हैं कम से कम तैयारी में, मैं समझता हूँ, और कम से कम 6 से 8 घंटे उन्होंने पढ़ाई की है। तो भारती जी और बताएं कि जैसे आपने बैकग्राउंड बताया कि आपने बीकॉम सीएस किया है, तो इट इज आल्सो ए प्रोफेशनल डिग्री। और ये जो अब आपने जी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है, इट इज आल्सो ए प्रोफेशनल डिग्री ऑफ लॉ। तो आपने मतलब किस क्या सोच करके इस मतलब कहना चाहिए कि इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, क्या आपके करियर के प्लानिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं तो आपको बताऊंगा, जैसे कि मेरा एक इंडस्ट्री का फेयर इनफ एक्सपीरियंस है। मैं जिस फैमिली से भी आता हूँ, और मैंने खुद ने भी मेरा रियल हैंड, मैंने एज ए सीएस भी आईपीओस में काम किया है, कंपनी के लिए लिस्टिंग्स करवाई है। फिर मैं एक टीयर 1 लॉ फर्म में था, वहाँ पे मैंने रेगुलेटरी कंप्लायंस का काम किया है कॉरपोरेट में। लेकिन मेरी हमेशा से कॉलिंग थी कि मुझे कुछ थोड़ा ऐसा काम करना है जहाँ पे मैं अपना पर्पस सेटिस्फाई कर पाऊँ। देखिए, कॉरपोरेट में
अलग माइंडसेट चाहिए काम करने के लिए। काम तो आपको दोनों ही जगह करना है, लेकिन वहाँ काम के लिए आपको अलग मोटिवेशन चाहिए। जब मैं वहाँ काम कर रहा था, और मैंने बताया कि मैं टीयर 1 लॉ फर्म में था, तो मेरा फिनेंशियली मैं वेल ऑफ था। लेकिन हमेशा से कॉलिंग थी कि एकेडमिया में जो बात है, आप एक बार मास्टर डिग्री करेंगे अगर किसी कैंपस में जाके, तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से क्लास को मोल्ड कर सकते हैं, उनको ऑब्जेक्टिव्स दे सकते हैं लाइफ के लिए, और बेटर रिसर्च ला सकते हैं। रिसर्च एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है एकेडमिया ज्वाइन करने का, कि अगर आप अच्छी रिसर्च करेंगे तो जो भी लोग हैं, चाहे इंडस्ट्री में हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों के अपने और अपने अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन एकेडमिया में एक चीज जो है कि बहुत ही चैलेंजेस एक्साइटिंग होते हैं। इंडस्ट्री में चैलेंजेस मोनोटोनस होते हैं, यानी आपको एक ही काम रिपीटेशन में आता है हमेशा। अगर बड़ी फर्म है तो वहां पे आपको बहुत ही डाइवर्स काम कभी नहीं होगा, आपको एक ही काम बार बार करना है और आप उसके स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको वो थोड़ा कम पसंद है, मोनोटोनस जिंदगी थोड़ी कम पसंद है, और आपको थोड़ा बोलने में आपको पसंद है, बोलना, रिसर्च पसंद है, क्लासरूम सेटिंग पसंद है, तो एकेडमी आपका कॉलिंग है। मेरे पास सीएस की डिग्री थी तब भी मेरे पास जॉब थी, फिर लॉ की डिग्री थी तब भी जॉब थी, तब जॉब की भी है। लेकिन फाइनल अगर आपकी कॉलिंग एकेडमिया है, तो नेट आपके लिए वो बॉटल नेक है कि जब तक आप नेट क्लियर नहीं करेंगे, तो आप कितने भी सपने देखें एकेडमिया के, आपको कोई भी टीयर 1, मेरी बहुत बड़ी एक लॉ कॉलेज के प्रोफेसर से बात हुई, नेट का रिजल्ट नहीं आया था, तो मैंने कहा सर कि इंडस्ट्री छोड़ के आया हूं मैं, और आप कुछ बताइए किस तरीके से एकेडमिया। तो उनका पहला सवाल मुझसे जो था कि क्या आपने नेट क्लियर कर लिया। तो मैंने बोला सर अभी तो नेट नहीं हुआ है, अभी तो नेट है। तो उन्होंने बोला कि आपकी जॉब एप्लीकेशन कोई भी बड़ा लॉ कॉलेज तब तक कंसीडर ही नहीं करेगा जब तक आप नेट में एक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो कल मैंने उनको जब बताया, तब उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ समय लें, नेट जेआरएफ निकालना एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है, अपने लिए कुछ समय लें और बाद में देखें। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि नेट को एज ए डिग्री अप्रोच करें, एंट्रेंस एग्जाम नहीं। जो हम्म। माइंडसेट है, आप सोचे कि नेट आपके लिए एक डिग्री है, जैसे लॉ एक डिग्री है, नेट आपके लिए एक डिग्री है। आप एंट्रेंस एग्जाम ना सोचें कि ये बस मेरे को कट ऑफ मार्क क्लियर करना है, क्योंकि जिस दिन आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे, कट ऑफ से 20-30 नंबर ऊपर होंगे जब आपके पास, तो एक हम्म। सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। जब परसेंटाइल हाई होगी, तो एक चार्म है आपकी सीवी में, और आप बेटर कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में जा सकते हैं ये बोल के कि आप मेरा परसेंटाइल देखिए, खाली नेट नहीं या फिर पीएचडी नहीं। तो अप्रोच हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने का होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात भारती जी ने हमें बताई, आदित्य जी ने हमें बताई कि आपकी जो परसेंटेज है, आपकी जो कट ऑफ है, वो बिल्कुल नेक टू नेक ना रह करके कोशिश कीजिए कि 5 से 7 10% ऊपर हो, 10 नंबर कम से कम ऊपर होने चाहिए। तो इट विल बी मोर अट्रैक्टिव। एक चीज और बताइए भारती जी कि आप क्या समझते हैं नए स्टूडेंट्स के लिए कि उनको थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, या उनको टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, या प्रीवियस क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए? क्या चीज ज्यादा बेनिफिशियल है? ये सबके साथ में एक बैलेंसिंग में रहना चाहिए, इसमें आपके क्या व्यू है, ये और बताइए। हाँ, ये बहुत देखिए जरूरी है। जब भी आप पढ़ाई चालू करेंगे तो पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या लॉ में, आप तो लॉ पढ़ के ही आए हैं, क्योंकि ये तो बैचलर डिग्री आपने की होगी, तो आपको पता होगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। आपको कॉर्पोरेट, जैसे मैं कॉर्पोरेट से आया था, तो कंपनी लॉ मेरे लिए बहुत आसान था, सेल्स ऑफ गुड्स मेरे लिए बहुत आसान था। इनको मुझे पता था कि आपकी, लेकिन आपको वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ने जाएंगे, तो आपको इन डेप्थ पढ़ना होगा। आप ऐसा, बहुत लॉ में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि आपको किसी भी लाइन से सवाल आ सकता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जाएं तो आप 4 लाइन ऊपर से पढ़ के नहीं आ सकते उसकी। हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो बहुत सारे हैं। तो दो अप्रोच, एक अप्रोच ये है रोट मेमोरी, एक समझने वाला। रोट मेमोरी वाला अप्रोच है सेक्शन और केस लॉ। तो ये पूछे जाएंगे जब भी पेपर डिफिकल्ट होगा, तब सेक्शंस पूछे जाएंगे और केस लॉस पूछे जाएंगे आपको। और दूसरा अप्रोच है जो ये 3-4 ऑप्शन आते हैं, ये सही है या गलत है, या फिर इनमें से बेटर, जैसे सिया सुन्नी का डिफरेंस क्या है। इस साल के ही पेपर की बात है कि 3 फीचर्स दे दिए गए और नीचे बताया गया कि इसमें से सुन्नी में से कौन सा फीचर सुन्नी जो मुस्लिम लॉ में है उन पे अप्लाई नहीं होता है। तब जब तक आपको सुन्नी लॉ की, या सुन्नी लॉ जो मुस्लिम में है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक आप वो नहीं कर सकते। तो अप्रोच ये होना चाहिए कि हम मेन पॉइंट्स पहले क्लियर करें। जो रोट है ये हम एग्जाम के अंत समय पढ़ें,
और जो अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल है कि सुन्नी शिया, मुझे लगता है 90% लोगों का ये डिफरेंस, 90% बच्चे लास्ट मोमेंट तक ये सोचते हैं कि यार सुन्नी है या शिया है, क्योंकि मुस्लिम लॉ इतना हैबिचुअल नहीं है जनरल पब्लिक के लिए, अनलेस वो खुद इस्लाम फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको इस तरीके से शुरुआत में वो ले जो ये कंफ्यूजन की, जैसे यूनिटरी फेडरल में क्या डिफरेंस है। तो ये जब आएंगे सवाल तो ये हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए बनाएंगे, अनलेस आप एक दिन बैठ के ये निर्णय ना ले ले कि मैं आज इसको पहले समझूंगा। कोई भी मुझे रटना नहीं। और स्पेशली जो नए, मुझे लास्ट दो अटेम्प्ट के ट्रेंड में लगा है कि नए केस लॉज अचानक से फोकस में आ गए हैं। वो थियरीज में भी आ रहे हैं, यानी जो पैराग्राफ बना के दिया जा रहा है उसमें भी वो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको एक चेक रखना चाहिए, अगर आप अच्छे से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, यानी 1 महीना पढ़ के नहीं देंगे आप, 3 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने पढ़ के देंगे, तो आपको एक हाथ रखना चाहिए कि महीने के में सर भी डालते हैं, सर के चैनल पे जाके कि ये सारे मेरे केस लॉस है इस मंथ के, या सर जब भी अपडेट लगाए अपनी क्लास में वो वहीं पे लिखे, उनका एक बार मैटर देख ले जाके कि केस तो पता ही है कि क्या मैटर था, क्या इसमें एक लाइन है, कोई मेन जज तो नहीं है कि 7 जज की बेंच थी या 11 की थी, कोई यूनिक फीचर उस केस का। तो इस तरीके से शुरुआत में अंडरस्टैंडिंग, बाद में रोट मेमोरी, अगर ये बैलेंस बना के आप 2 4 10 महीने जो भी पढ़ना चाहते हो पढ़े, तो मुझे लगता है लास्ट में चीजें कुछ आसान हो जाएगी बाकी स्टूडेंट के मुकाबले। कहने का मतलब ये है आदित्य जी का कि जो थ्योरी है, जो मतलब कहते हैं बेसिस है लॉ का, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज्यादा एसेंशियल है अगर आप लॉ का पेपर क्वालिफाई करना चाहते हैं यूजीसी नेट का। क्योंकि पेपर जो है जैसे इन्होंने बताया ये काफी डीपनेस में जाके पूछा जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ऑलवेज कंफ्यूजिंग होती हैं, तो जो भी देखिए हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग, हर लर्नर का अलग अलग अप्रोच होती है। तो जैसे उन्होंने कहा कि ही वाज फ्रॉम कॉर्पोरेट, तो उनके लिए कॉमर्शियल लॉ थोड़ा इजी था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, इट वाज ए टफ गेम फॉर हिम। तो उन्होंने सबसे पहले उन्हीं चीजों को जो है अपने क्लेरिफाई किया। तो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने अपने बैकग्राउंड के अनुसार आप लोग इस बात को समझें, और साथ में एक डीप मतलब कहना चाहिए कि नॉलेज जब तक आप सब्जेक्ट की नहीं लेंगे तो जब तक आपका पेपर क्वालिफाई होने में थोड़ा सा डाउट रहता है ना। तो बहुत अच्छा लगा आदित्य जी, आज आपने जो है हमारे लर्नर्स को काफी जो है मतलब कहना चाहिए कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, है ना। तो थैंक्स, और साथ में कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड कि आप आपका एकेडमिक करियर की जो है शुरुआत हो चुकी है, और उसमें हमारा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके लिए हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं चाहूंगा कि आगे भी आपका एक ब्राइट करियर रहे। और इसके साथ ही सभी सर, स्टूडेंट्स को जो भी, हाँ बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए। हाँ बस मतलब, सॉरी टू इंटरप्ट, बट जाने से पहले तो मैं शायद 2 3 पॉइंट बोलना चाहूंगा। एक तो ऑफकोर्स सर के अप्रिसिएशन में कि जिस तरीके से वो एकदम ही ड्रॉट है लॉ की टीचिंग्स का ऑनलाइन की, जहाँ पे लॉ सेंटर पॉइंट में रख के कोई फैकल्टी पढ़ा रही है, अपना टाइम दे रही है, तो उसके लिए तो टोटल अप्रिसिएशन है सर को, क्योंकि लॉ की एक बहुत बड़ी जनता है जो पढ़ना चाहती है, समझना चाहती है यूजीसी के पेपर को। तो लाइक आई हैव फुल ग्रेटिट्यूड टुवर्ड सर कि जो मेरा रिजल्ट है उसमें एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन सर का है, शायद मेरा करियर बने उसमें भी सर का है क्योंकि नेट निकला है। दूसरा, जाने से पहले जो एक पॉइंट मैं मिस कर गया, जो सभी लोग जो देखेंगे इसको, कि आजकल ऐसा नहीं है कि बहुत कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रिक या आईपीसी सेंट्रिक बन रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो पर्सपेक्टिव है वो कॉरपोरेट की तरफ शिफ्ट कर दिया है। अब आईपीआर से बहुत सवाल बनने लग गए हैं, कंपनी लॉ के इस बार 4 से 5 सवाल होंगे पेपर में। तो आप लोग अब, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये माइनर लॉ है और ये मेजर लॉ है, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार पढ़ ले और आईपीआर को 1 बार पढ़े। आप मेरी मानिए, जब ये पेपर, पहला वाला पेपर हुआ, ये तो री एग्जाम था, पहले वाले पेपर में इतने आईपीआर के सवाल और इतने इन डेप्थ सवाल पूछ लिए गए हैं कि जो, मैं तो आईपीआर में मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, मैंने आर्टिकल्स लिखे, उसके बावजूद मेरा करना मुश्किल हो गया उन सवालों को। तो मैं ये डिफरेंस बिल्कुल ना करे कि क्या माइनर है क्या मेजर है, सभी को इक्वली लेके चले। और ये मेरी तो आपको हिंट रहेगी कि थोड़ा कॉर्पोरेट आईपीआर, अगर आपका नॉन कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है, तो उनको और अच्छी तरीके से पढ़ के जाए। बिल्कुल। तो आदित्य जी ने जैसे कहा कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की यूनिट नंबर 9 है, या यूनिट नंबर 10 जो कि स्पेशली कंपैरेटिव लॉ से मैं ऐड करना चाहूंगा। कंपैरेटिव लॉ भी जनरली लर्नर्स जो है वो नहीं करते हैं, जो वो एलएलएम वगैरह करते हैं, और इसकी बुक्स भी जनरली मार्केट में नहीं। और तो इसके लिए आप क्या करें कि हमारा जो ऐप है लो कंपटीशन क्लासेस ऐप, इसके स्टोर सेक्शन पे जाके आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी चूज कर सकते हैं। या आप चाहें तो पूरी जो हमारा कोर्स है उसके अंदर तो हम 10 की 10 यूनिट्स कराते ही हैं, लेकिन आपको पूरे सिलेबस के ऊपर फोकस करके जाना है। जैसे उन्होंने कहा मेजर एक्ट और माइनर एक्ट वाला डिफरेंस तो रहा ही नहीं।
जैसे कि उन्होंने कंपनी लॉ से इस बार 4 क्वेश्चंस थे, जबकि कंपनी लॉ अपने आप में एक पार्ट है कॉमर्शियल लॉ, यूनिट नंबर 6 का। एक भाई उसके अंदर अधिकतर लोग लॉ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट सेकंड पढ़ के जाएंगे। तो कंपनी लॉ केवल एक उसका पार्ट है, उसके अंदर कम से कम 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो उसके बावजूद भी 4 उसके अंदर जो है मतलब कहना चाहिए कि पूछी गई है, मतलब 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको पूरा सिलेबस कवर करके जाना है, इन डेप्थ स्टडी करके जाना है। उन्होंने कहा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में मेरा पास डिप्लोमा है, उसके बावजूद भी इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पेपर के लेवल को देखते हुए कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो थैंक्स आदित्य जी फॉर गिविंग योर सजेशन, फॉर गिविंग योर टाइम, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू फ्रॉम सो माई मच। साइड फॉर योर ब्राइट करियर। थैंक्स। थैंक यू सो मच सर।